नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक डायलॉग में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार। मैंने एक बार फिर इसलिए कहा क्योंकि जब चुनाव नतीजे आए थे जो 2024 के आम चुनाव का, तो हमने प्रोफेसर साहब से बातचीत की थी और तब हमने उनसे गुजारिश की थी कि जब एक बार बजट आ जाए तो आप फिर हमारे लिए समय निकालें, क्योंकि उस समय जो बात यह थी कि एक उम्मीद थी कि इस बार जो मैंडेट आया, जो जनादेश आया, उसमें सरकार को जो सत्ताधारी पक्ष को जो झटके लगे, तो उस समय उम्मीद थी कि सरकार के का जो नज़रिया है, उसके जो काम करने का तरीका है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। प्रोफेसर साहब को भी उस समय ये उम्मीद थी, उन्होंने ये बात कही थी। तो अब और हम लोग इस निष्कर्ष पर थे कि उसके ठोस संकेत आम बजट में देखने को मिलेंगे। बजट आ चुका है, 3 दिन पहले ही आ चुका है। तो सर, उस समय जो उम्मीदें थी, पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला। प्रोफेसर अरुण कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के सबसे वरिष्ठ और जनपक्षीय अर्थशास्त्री हैं और जो बात वो न सिर्फ वो एक एकेडमिक फील्ड में काम करते हैं, बल्कि अपनी बात को आम लोगों तक भी कैसे ले जाया जाए, उसके लिए भी वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। और इसीलिए संभवतः हम लोग जब भी उनसे आग्रह करते हैं, वो हमारे लिए भी समय निकालते हैं। तो सर, उस दिन जो हम लोग की बातचीत में एक बात आई थी कि कुछ उम्मीद थी कि कुछ तो बदलेगा, क्या बजट से वो उम्मीदें पूरी हुई? देखिए, ये तो संकेत है कि सरकार भी मान रही है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, कृषि में परेशानी है। तो इसीलिए जो बजट आया उसमें जो 9 प्रायोरिटीज रखी, सबसे पहले उन्होंने कृषि का रखा और दूसरे नंबर पे उन्होंने बेरोजगारी को रखा। लेकिन जो कहा जाता है वो कितना इम्प्लीमेंट होता है, ये देखने की बात है। क्योंकि पार्ट ए जो बजट का स्पीच का होता है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, सब तबकों के लिए बात की जाती है कि ट्राइबल्स का क्या होगा, शेड्यूल कास्ट का क्या होगा, है ना। तो ये इस तरह से लोक लुभावन बातें होती हैं। तो मैं 2005 से कह रहा हूँ कि बजट में हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो वही अभी स्थिति है कि हमें लगा था कि नई कोई प्राथमिकता होगी बजट में, लेकिन नई प्राथमिकता के लिए फिर हमें अपना खर्च बढ़ाना पड़ता। तो अगर हम कंपेयर करें इंटरिम बजट से, जो मतलब इलेक्शन के पहले जो पेश किया गया था और जो अब पेश किया गया है उसमें बहुत कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि जो नई प्रायोरिटीज़ हैं वो जो होनी चाहिए थी वो नई प्रायोरिटीज़ नहीं है। हालांकि कहा बहुत गया, लेकिन वो प्रायोरिटीज़ दिख नहीं रही। तो जैसे कि अगर हमें नई प्रायोरिटीज़ की तरफ चलना था तो 2 चीज़ें हो सकती थी। एक तो हम बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा बढ़ा देते, जिससे कि नई स्कीम्स हैं उनके लिए हम और ज़्यादा प्रावधान कर पाते। तो बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। अगर आप पिछले साल की तुलना में देखें, ये 6-6.5% करीब बढ़ा है, जो इन्फ्लेशन से जरा ही ज़्यादा है। और इंटरिम बजट से अगर कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि अगर उतना ही ये खर्च रखना है तो फिर हमें ये प्रायोरिटाइज करना, यानी कि कुछ स्कीम जो हैं पहले वाली उनको कम करके और कुछ जो नई स्कीम्स हैं उनके लिए ज़्यादा करना, ये फिर करना होता। तो ये दोनों ही चीज़ नहीं दिख रही है। फिर जैसे कि कृषि है, कृषि के बारे में उन्होंने कहा कि हमने 1.52 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा है। तो वो भी इन्फ्लेशन से पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत नई प्राथमिकता है। तो कहने के लिए कृषि के लिए ये कहा गया कि हम उन्नत बीज, क्योंकि जो हमारे जो फसलें हैं वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से काफ़ी उसमें असर पड़ा है। तो ये कहा गया कि 27 नए क्रॉप्स का हम करेंगे, बाकी और चीज़ें कहेंगे। लेकिन जब तक प्रावधान आप नहीं रखेंगे उसके लिए ज़्यादा, तब तक कुछ होगा नहीं। और सबसे बड़ी जो हमारे किसानों को परेशानी है वो ये कि उनकी आमदनी कम है। आमदनी बढ़ाने का उनका जरिया होना चाहिए। तो आम जो किसान है, जो 85% छोटे किसान हैं, उनके लिए कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं लगता कि उनको कोई इस बजट से कुछ मिलने वाला है। तो जो किसान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पे और बाहर बैठे हुए रहे हैं,
वो सब परेशानी जो उनका है वो परेशानी तो उसी तरह की बनी रहेगी। फिर दूसरी बात रही बेरोजगारी की, तो रोजगार पे उन्होंने नई नई स्कीम्स का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसमें कि 1 करोड़ जो युवकों को कॉर्पोरेट सेक्टर में जो अप्रेंटिसशिप मिलेगी, जो इंटर्नशिप मिलेगी वगैरह वगैरह। तो ये सवाल उठता है कि वो 1 साल करके उसके बाद फिर क्या करेंगे? अगर रोजगार और पैदा नहीं होता है तो क्या वो फिर सड़क पे आ जाएंगे, जैसे कि अग्निवीर के तरह कि 4 साल काम किया फिर आपको काम ढूंढना पड़ेगा। और ये भी मानना चाहिए कि ये जो 500 कंपनियां हैं जिन पे ये कहा जा रहा है कि वो देंगे 1 करोड़ काम, तो हर एक कंपनी को 4000 एवरेज में काम निकालने पड़ेंगे, जो बहुत बड़ी बात है। और कंपनियां अभी क्लियर नहीं है कि वो किस प्रकार से ये कर पाएंगी। और फिर ये जो पैसा है वो सरकार देने वाली है, 5,000 रुपये प्रति माह और 6,000 रुपये शुरू में। तो ये एक तरह से कंपनियों को एक तरह से पैसा देने की बात हो जाएगी, तो कंपनियों को ये पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ ये बात है कि जो ये मिनिमम वेज से भी कम लगता है, तो मिनिमम वेज से कम पे क्यों इंटर्नशिप कराई जा रही है? तो सबसे बड़ी समस्या हमारे असंगठित क्षेत्र की है कि वहां पे अगर रोजगार नहीं पैदा होता तो जो रोजगार जो संगठित क्षेत्र में पैदा होता है वो तो बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ऑटोमेशन है, बहुत मैकेनाइजेशन है। तो उस ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन के चलते हुए वहां पे रोजगार पैदा नहीं हो रहा। और ये हमको चारों तरफ दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन होगा, तो नौकरियां तो और भी कम होने के कगार पे आ जाएंगी। तो इसलिए असंगठित क्षेत्र में रोजगार पैदा करना सबसे अहम बात थी, वो दिख नहीं रहा। क्योंकि कृषि है उसमें 46% लोग काम करते हैं, वहां पे करना था। माइक्रो सेक्टर जहाँ पे कि 11 करोड़ के करीब काम करते हैं, वहां पे बढ़त करनी थी, वो नहीं दिख रहा है। सर, ये आपने रोजगार की बात काफ़ी उस संबंध में आपने अपनी बात रखी दी है। मैंने ये जो बजट में आई उसमें एक तो इस बात को स्वीकार किया गया कि 80 लाख नौकरियां हर साल पैदा करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इस बार बजट का जो फोकस होगा जॉब्स होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट में 23 बार एम्प्लॉयमेंट सब उन्होंने बोला। ये सारी बातें तो जैसा कि आपने कहा कि दिखावटी तौर पर तो चीज़ें सब ठीक हैं, लेकिन जो स्कीम घोषित की गई एक तो वो इंटर्नशिप का है, एक है उन्होंने ये कहा कि वो कंपनियों को 15,000 रुपये तक 1 लाख की सैलरी के नीचे वाले जो एम्प्लॉई हैं उनको नौकरी देने पर वो ये प्रोत्साहन के तौर पर देंगे। इसके अलावा MSME सेक्टर के लिए उन्होंने कहा है कि वो मुद्रा लोन बढ़ा देंगे और कुछ और इस तरह की स्कीम्स में उन्होंने कहा है कि उनको और भी सहूलियतें दी जाएंगी जिससे कि वो रोजगार पैदा करें। तो ये जो दो बातें हैं, जो 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देने का और MSME जो सेक्टर है उसके लिए जो चीज़ें घोषित की गई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या क्या है वो समझना चाहिए कि कितना हमको काम और पैदा करना है। तो बेरोजगारी के 4 पहलू हैं। एक तो वो जो काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। दूसरे वो जिनको काम मिल रहा है लेकिन हफ्ते में 1 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे ही मिल रहा है, पूरे हफ्ते का काम नहीं मिल रहा, जो अंडर एम्प्लॉयड है। तीसरे वो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, यानी वो खेत पे जाते हैं, खेत पे काम नहीं है, वहां बैठते हैं, पर उनको रोजगार मान लिया जाता है कि उनके पास रोजगार है। तो ये 3 तरह के हो गए। फिर चौथे वो हैं जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, जो हमारे लेबर फोर्स के बाहर हैं। तो हमारे यहाँ जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है वो बता रहा है कि 55% हमारे यहाँ लोग हैं जो उस एज ग्रुप के, वो जो रोजगार में हैं, जबकि CMIE वगैरह वो 45% बताते हैं, वो ILO की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो हमारे देश में जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, उनकी संख्या इतनी कम क्यों है? क्योंकि जो और बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन है, ब्राजील है, अमेरिका है, वहाँ पे 70% तक लोग हैं जो इस एज ग्रुप के हैं जो काम करते हैं। तो हमारे यहाँ 10%, 15% लोग कम क्यों हैं? ये 10%, 15% ही 9 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो अगर 4 तरह की बेरोजगारी आप जोड़ लें तो हमारे यहाँ करीब 28 करोड़ लोग हैं जिनको जो सही ढंग का काम नहीं मिल रहा है। तो ये 28 करोड़ का बैकलॉग है जो हमें कवर करना है। फिर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि आज 24 मिलियन यानी 2.4 करोड़ हैं जो हर साल आते हैं मार्केट में पोटेंशियली जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन काम नहीं मिलता तो इम्तहान पे इम्तहान लेते रहते हैं या कुछ और इधर उधर का काम कर लेते हैं। तो ये 8 मिलियन यानी 80 लाख की समस्या नहीं है,
हमें 28 करोड़ का जो बैकलॉग है और हर साल 2.4 करोड़ को हमें और काम देना है। तो ये मतलब कि जब तक कि हम 5-6 करोड़ हर साल नहीं करेंगे तो हम अगले 5 साल में ये जब बेरोजगारी की समस्या नहीं खत्म कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये सरकार जो एडमिट कर रही है बहुत कम एडमिट कर रही है कि कितनी बेरोजगारी है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो इन्होंने स्कीम्स अनाउंस की हैं, तो जैसे कि एमएसएमई के लिए किया है, तो एमएसएमई में जो माइक्रो सेक्टर और स्मॉल सेक्टर है उसकी समस्या है, जो मीडियम सेक्टर है उसकी समस्या नहीं है, वो तो काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी ऑटोमेटेड वगैरह है। तो हमारा जो एमएसएमई का जो 97.5% रोजगार है वो माइक्रो सेक्टर से आता है। तो ये जो माइक्रो सेक्टर है इसको हम कैसे बढ़ावा दें? तो सबसे पहली बात तो ये कि जीएसटी ने धक्का लगाया स्मॉल और माइक्रो सेक्टर को, जो असंगठित क्षेत्र है। तो जीएसटी को रिफॉर्म करना वो एक बहुत अहम बात है। दूसरी बात यह है कि जो माइक्रो सेक्टर है वहां पे एवरेज में जो एम्प्लॉयमेंट 1.7 का है, 1.7 का है। तो अगर वहां पे 1.7 का है तो वो ना टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं, ना वो मार्केटिंग कर पाते हैं, और क्रेडिट की समस्या है। तो चलिए ये मान लिया कि यहाँ पे क्रेडिट की समस्या कुछ थोड़ी बहुत हल होगी, जो सरकार ने प्रावधान रखा है, लेकिन जो उनकी मार्केटिंग की है और टेक्नोलॉजी की समस्या, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो हमें जो एमएसएमई में जो डायनेमिज्म लाना है स्मॉल और माइक्रो सेक्टर को, वो डायनेमिज्म अभी इस बजट के चलते हुए नहीं आएगा। सिर्फ क्रेडिट एक जो परेशानी थी वो शायद थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन वहां पे भी मुझे लगता है कि बैंक काफी परेशानी में रहते हैं। वो कहते हैं कि हम अगर स्मॉल और माइक्रो को देते हैं तो पता नहीं कितना वापस आएगा, कितना नहीं वापस आएगा, वो काफी कंडीशन लगाते हैं। तो इसलिए ये एक परेशानी का है, वो जब बना रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, उसमें काम पैदा करना बहुत जरूरी है। ये संघर्ष क्षेत्र में काम पैदा नहीं होगा क्योंकि वहां तो ऑटोमेशन वगैरह चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है इस बजट के द्वारा जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है पहले तो कम आकी जा रही है, और कम आकी जाने के बाद फिर उसमें जो करना चाहिए था माइक्रो और स्मॉल सेक्टर के लिए वो नहीं किया जा रहा है। सर, ये जो चुनाव अभी हुआ 1.5 महीने पहले जिसके नतीजे आए, उसमें एक बड़ा उसमें मुद्दा था महंगाई का। और महंगाई से तो मुद्दा क्या, हम लोग सभी परेशान हैं, जो जितना गरीब है उतना ज़्यादा परेशान है। अब इस बार जो हम लोगों ने आर्थिक सर्वे आया, उस आर्थिक सर्वे में ये कहा गया है कि ये जो खाद्य महंगाई है, जो फूड इन्फ्लेशन है, व्यवहारिक रूप से उसका मतलब ये है, जो कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जो पॉलिसी है अपनी ब्याज दरों की, उसमें फूड इन्फ्लेशन को उसको काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसकी वजह सप्लाई साइड में है। और वो तो कहने का मतलब मुझे ये मतलब समझ में आया कि वो तो चलता रहेगा। बाकी जो फूड के अलावा जो महंगाई दर है, जो कि क्लेम किया गया कि अब काबू में आ चुका है, उसको ध्यान में रखकर उनको इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार की जो ये समझ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो यही समझ सरकार की सही नहीं थी। वो बाहर से, विदेश से उन्होंने कॉपी कर लिया कि आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक है, वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेगा। पर क्योंकि हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे जो सप्लाई बॉटलनेक्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आरबीआई की जो नीति है उससे इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना ज़रा मुश्किल है। वो तो ये अलग बात है कि आप वर्कर्स की वेजेस ना बढ़ने दें, और वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन कम रहेगा। और ये हो भी रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में कि जो वर्कर्स का शेयर है वेजेस में संगठित क्षेत्र में, वो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि ऑटोमेशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो वर्कर्स का शेयर गिर जाता है। तो इसलिए ये जो नीति है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, पहले तो वही सही नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अगर आरबीआई से कहा भी जा रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करो, तो जो आपने सही कहा, ये मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ कि फूड प्राइसेस जो हैं वो सप्लाई शॉक से डिटरमिन होते हैं। तो सप्लाई शॉक्स जो हैं उस पर मॉनेटरी पॉलिसी का असर नहीं होता है। उसी तरह एनर्जी प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम गुड्स के प्राइसेस हैं, वो भी सप्लाई शॉक की वजह से बढ़ते हैं। जब बाहर कुछ परेशानी आ जाती है, जैसे यूक्रेन का युद्ध आ गया, या इजराइल की जो युद्ध हो गया, या कोई और वजह हो गई, तो उस पर आरबीआई की नीतियों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो जो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी जो बनाता है, वो अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग से लिंक करके बनाएगा तो वो जो पॉलिसी सही नहीं निकलेगी। तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है वो अलग रखनी चाहिए, और जो इन्फ्लेशन है
वो उसको काबू करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है पेट्रोलियम पदार्थों पे, उसको कम करना जरूरी है। पेट्रोलियम के पदार्थों के दाम बाहर कम हो गए, लेकिन हमारे यहाँ वो कम नहीं हुए क्योंकि सरकार ने उस पर वैट ज्यादा लगा दिया, स्टेट की सरकारों ने, और एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा लगा दिया, तो उसकी वजह से वो उस पर असर नहीं पड़ा। तो हमारे यहाँ जो फिस्कल पॉलिसी है उसका रोल ज्यादा है ये सप्लाई कंट्रोल करने में, ना कि आरबीआई का। तो ये अगर सरकार अपनी नीति बनाती है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर देगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। अगर वो नीति बनाती है कि हम जो फूड के स्टॉकिंग किस प्रकार से करेंगे, उसका रिलीज किस प्रकार से करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, तभी वो होगा। तो अगर सरकार ये जो नीति जो कह रही है उसके तहत अगर जब फूड स्टॉक्स को मैनेज करना वो बेहतर करे, और जो एनर्जी है उस पर बेहतर वो करे, अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करे, तो ये होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे सरकार की जो फिस्कल पॉलिसीज है उसका रोल ज्यादा है इस समय बनिस्बत आरबीआई के। ये जो आर्थिक सर्वे आया, इकोनॉमिक इको सर्वे जो आया, उसमें एक और जो फॉर्मूलेशन दिया गया है, जो बात कही गई है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चर्चित हुआ है, और मैंने वेस्टर्न मीडिया में भी देखा कि उसकी काफ़ी चर्चा है, वो ये है कि जो ये कहा गया कि जो चाइना के साथ हमारा जो आर्थिक संबंध है उसमें एक तरह से उसको रिविजिट करने की बात कही गई है, और ये कहा गया है कि हम चाइना के सप्लाई चेन का हम हिस्सा बने, तभी जाकर के हम विश्व सप्लाई चेन से हम जुड़ सकते हैं। और इसके लिए ये बहस छेड़ी गई है, लेकिन चूँकि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनकी अपनी राय जो है, और बाद में वित्त मंत्री ने भी उसको सपोर्ट किया, तो उसमें बहस ये छेड़ी गई है कि हम उनसे सामान आयात करें या सीधे उनके कैपिटल को यहाँ इनवाइट करें और उनको यहाँ पर अपने कारखाने लगाने दें। उसका मतलब तो यही है कैपिटल इनवाइट करने का। और लेकिन उसमें जो क्रक्स में जो एक बात मुझे समझ में आई कि भारत ने ये मान लिया है कि चाइना से फिलहाल हमारा कोई होड़ नहीं है, हम उससे प्रतिस्पर्धा में नहीं है, उसकी हैसियत हमसे बहुत ज़्यादा है। और ये उसमें कहा भी गया है कि उसकी जो इकोनॉमी है हम उसके फ्रैक्शन हैं। तो ये जो चीन को लेकर एक समझ, चाहे वो सही है गलत है आप बेहतर बताएंगे, लेकिन एक नई समझ इसमें आई तो है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग यही देख रहे थे कि भारत और चीन बराबर के देश हैं, हम उनको सप्लाई चेन पश्चिमी कंपनियां डीकपल कर रही हैं तो हम उसकी जगह ले लेंगे, हम उनकी सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग की जो जगह खाली हो रही है उसको भर देंगे। इन बातों से स्वीकार कर लिया गया है कि फिलहाल हम लोग ये करने की स्थिति में नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण को और भारत और चीन के जो आर्थिक संबंध है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत और चीन की जो आर्थिक संबंध है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चीन ने टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप की है। उनका जो R&D पे खर्चा है वो करीब 3.5% है, भारत का 0.7% है, यानी कि वो हमसे करीब 5 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं टेक्नोलॉजी पे। और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना ज़्यादा है, तो इसलिए वो 20 से 25 गुना ज़्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं, और इसीलिए वो R&D में बहुत आगे निकल गए हैं और वो अमेरिका तक को टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पे भारत में वो सप्लाई कर रहे हैं जो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं और जो लो टेक्नोलॉजी आइटम्स दोनों, क्योंकि उनका जो स्केल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसीलिए वो मतलब जो हमारे गणेश की मूर्ति और मांझा और ये तक हमें सप्लाई कर रहे हैं, जबकि वो यहाँ पे भी सस्ता बनाया जा सकता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के चलते, स्केल इकोनॉमी के चलते वो उसको ज़्यादा सस्ता बना के हमारी मार्केट में पिचकारी वगैरह भी सब बेच देते हैं, दिवाली की लाइट्स वगैरह भी हमारे यहाँ सस्ती बेच देते हैं। और उधर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और जो पावर के जो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स ये तक वो हमें सप्लाई कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ गए हैं उसी के चलते हमने आरसेप भी नहीं साइन किया। आरसेप जो रीजनल कोऑपरेटिव एक वो संगठन बनाना था, हम वहां साइन करने गए और आखिरी दिन विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें पता था कि आरसेप में चीन डोमिनेट करेगा, तो वो हम नहीं चाहते कि चीन हमारे ऊपर डोमिनेट करे आरसेप के थ्रू। लेकिन अब देखिए विडंबना ये है कि हम आरसेप के बाहर रहेंगे तो भी उन्हीं देशों से ट्रेड करना पड़ेगा, आरसेप के अंदर रहेंगे तो भी उन्हीं देशों से ट्रेड करना पड़ेगा। बाहर रह के हमें फिर टैरिफ बैरियर का जो सामना करना पड़ेगा जो वहाँ पे आरसेप के बाहर के देश हैं। तो इस तरह से मतलब हमारी समस्या ये थी कि हमने
जो शिक्षा पे और जो स्वास्थ्य पे और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे जो इतना कम खर्च किया है पिछले 50 सालों में, उसकी वजह से हम चीन से पिछड़ गए हैं। तो आज ये स्थिति है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चीन से, वो करीब 80-85 बिलियन डॉलर का है। हम उनसे 100 बिलियन डॉलर का सामान मंगवाते हैं और कुल 17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा करीब 85 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। और ये डेफिसिट कम नहीं हो रहा, क्योंकि हम उनसे इंपोर्ट और कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर माल सस्ता प्रोड्यूस करना है तो हमें वहां से कंपोनेंट्स मंगाने पड़ते हैं, हमें वहां से सामान मंगवाना पड़ता है तरह तरह का। और बीच में तो यहाँ तक हो गया था कि हमारे जो नए स्टार्टअप वगैरह हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट उनका था। अब उसको इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे समाधान नहीं है। फिर सरकार ने पाबंदी लगा दी कि वहां से जो इंजीनियर वगैरह आते थे उनको जो वीजा जल्दी नहीं दे रहे थे, देर कर रहे थे, उससे हमारी इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा था। क्योंकि जो सामान हमने वहां से मंगाया उसको जो मेंटेन करने के लिए वहां के इंजीनियरों की जरूरत थी, तो इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी कि वीजा ज्यादा दिए जाएं। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि आज हमने मान लिया है कि हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते हैं और उनसे मदद लेना जरूरी है, तभी हमारी इंडस्ट्री और आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि ट्रेड करने की जगह वहां से कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ फैक्ट्री लगे तो और भी बेहतर होगा, जिससे यहाँ पे उत्पादन हो बनिस्बत चीन के उत्पादन करने के लिए। तो ये हमने मान लिया है और दुनिया भर में ये माना गया है कि चीन अब काफी तेजी से आगे बढ़ा है। चीन की अर्थव्यवस्था काफी डोमिनेट कर रही है। अमेरिका तक घबरा गया है। उन्होंने जब हाई टेक्नोलॉजी पे चीन पे काफी पाबंदी लगाई है, जो सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए वहां पे अमेरिकन लोग वहां पे काम कर रहे थे चीन में, उनको वापस बुला लिया है। उनको वो जो हाई टेक्नोलॉजी की जो चिप्स हैं उनका उपलब्धि जो चीन में कम कर दिया है। तो ये सारी चीजें सारी दुनिया के पटल पे हो रही है। तो हमने भी अब मान लिया है कि हम वो नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर चीन और भारत के बीच में टकराव चल रहा है, बॉर्डर पे टकराव चल रहा है, जिसकी वजह से हमने सोचा था कि हम चीन से टक्कर लेंगे, तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे अब क्या करने वाले हैं ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उन पे और भी ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, उनके कैपिटल पे, उनके इंपोर्ट वगैरह पे, तो हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे उनसे टक्कर कैसे लेंगे, वो एक चीज है जो रह जाएगी। आप म्यूट हैं आप। सॉरी सर, सॉरी। आपने तो इस बात का जिक्र किया ही कि कुछ भारतीय उद्योग ये मांग कर रहे थे कि चीनी विशेषज्ञों को यहाँ आने दिया जाए। और जैसे भी ये जो एप्पल वगैरह की कंपनियों, एप्पल वगैरह ने यहाँ जो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, उसके बारे में यही खबरें आई कि वहाँ ज़्यादातर सामान जो छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हैं वो तो चीन से ही आते हैं और उनको फिर यहाँ असेंबल करके उसको एक्सपोर्ट में भेजा जाता है। ये हमारा आपसे सब आखिरी सवाल है कि ये जो सरकार की रीथिंकिंग दिखती है, ये एक ब्रॉडर देश कंट्री के इंटरेस्ट में, देश के हित में है, या चूंकि कुछ ऐसे घरानों ने जो डिमांड की खबर सब जो आई थी उसमें अडानी घराने की भी खबर आई थी कि अडानी घराने ने कहा है कि वो चीनी जो विशेषज्ञ हैं उनको सरकार वीजा दे, ये खबर मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। तो ये जो असेसमेंट है ये देश के व्यापक हित को ध्यान में रखकर है, या कुछ उद्योग घरानों का हित इतना ज़्यादा सरकार की समझ में महत्वपूर्ण है कि उसके लिए ये बहस सरकार की तरफ से छिड़ी गई। और खासकर उसमें एक घराना ऐसा नाम आया है जिसका कि इस सरकार पर बहुत असर माना जाता है। तो इसके साथ ही ये सवाल उठेगा कि देश की नीतियां सरकार खुद तय करती है या वो जो कॉर्पोरेट घराने चाहते हैं, सोचते हैं, उसके मुताबिक उसको तय किया जाता है। देखिए, हमारी जो नीतियां होती है देश की, वो ज्यादातर होती हैं जो संग्रहित क्षेत्र है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनके हित के लिए। जैसे बजट बनता है तो बजट के पहले 6 महीने पहले से ही जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जो हमारे जो इंडस्ट्री के जो नुमाइंदे हैं, जैसे फिकी है, CII वगैरह है, वो अपने जो डिमांड्स पेश करते हैं कि क्या बजट में होना चाहिए। और जो आम जनता की डिमांड होती है वो पेश नहीं हो पाती, क्योंकि आम जनता को तो कंसल्ट नहीं किया जाता है। और जो हमारे जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, वो जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगों को, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ से पैसा आता है उनके इलेक्शन के लिए। तो इसलिए जो हमारी नीतियाँ हैं वो तो क्लियर है कि जो वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हित में और ऑर्गेनाइज सेक्टर के हित में ही चल रही हैं। तो अभी आपने देखा जैसे कि हमारे यहाँ
तीन बड़े घराने हैं, तीन बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जिनको बहुत फ़ायदा पहुंचाया गया है, उनको तरह तरह से इंडस्ट्रीज़ वगैरह को एक्वायर करने में मदद की गई है। तो ये जो हमारे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं ये कोरिया के चायबॉल की तरह नहीं है। चायबॉल भी बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की। हमारे यहाँ ये जो बड़े बड़े घराने हैं इन्होंने किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की। इनका जो एक्सपेंशन हुआ है वो एक्विजिशन के थ्रू हुआ है, न कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे रह गए हैं। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका तो जो हरदम से पॉलिसी पे दबाव रहा है। और यही क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो क्रोनी कैपिटलिज्म और भी ज़्यादा तगड़ा हो गया है, जिसमें कुछ लोगों की बात ज़्यादा सुनी जाती है, बाकियों की बात इतनी नहीं सुनी जाती है। पहले शायद थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड बेस था, लेकिन अब वो क्रोनी कैपिटलिज्म और ज़्यादा नैरो हो गया है। तो इसलिए जो आम जनता की आवाज़ है वो कैसे पहुंचे, वो तो इलेक्शन के थ्रू ही पहुंचती है। इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं उसकी वजह से अब आम जनता की आवाज़ शायद सरकार सुने, क्योंकि अगर वो आज नहीं सुनती है और ये परेशानियां और बढ़ जाती हैं तो अगले इलेक्शन में उसको और परेशानी होगी। और आप देखें तो अभी 3 तो स्टेट इलेक्शंस आ ही रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा अगर हमारी नीतियाँ नहीं बदलती हैं। अब बेरोजगारी का आलम तो आपने देखा ही कि अभी एयर इंडिया के जो कुछ 100 पदों के लिए हज़ारों बच्चे आ गए, वहाँ भगदड़ हो गई। उसी तरह जो आपने पुलिस की जो नौकरी उत्तर प्रदेश की उसके लिए देखा कि 60,000 नौकरियों के लिए 47 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और बस स्टैंड और जो रेलवे स्टेशन पर खटाखट भरे हुए थे बच्चों के जो एग्जाम के लिए जाना चाह रहे थे, और फिर एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ये जो समस्या हमारी है, ये अगर इसका हल नहीं निकला तो ये जो समस्या ये और बढ़ती चली जाएगी, हमारे देश के लिए और परेशानी होगी, और जो हमारी सत्ता पार्टी है उसके लिए और परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये एक बहुत ही मुझे लगता है शॉर्ट साइटेड नीति है कि हम जो असली समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि जो आने वाले समय में हर साल 3-4 बड़े इलेक्शन तो होंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ 29 प्रांत हैं बड़े, तो अगर वो 5 से आप डिवाइड कर लें तो हर साल 3-4-5 में तो इलेक्शन होगा ही होगा। तो ये जो सिग्नल जा रहा है, ये सिग्नल सत्ता पार्टी के लिए भी सही नहीं है। आज ज़रूरत है कि हम अपने नीतियों को बदलें, और जो हमारा बजट है वो बजट ये दिखा नहीं रहा कि हम अपनी नीतियों को एक नई मोड़ दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं, जिसमें हम असंगठित क्षेत्र है, किसानी है, यूथ है, महिलाएं हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जगह हम, जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट में क्योंकि ऑपोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो ज़्यादा मजबूती से बात रखी जाएगी विपक्ष की, तो इसलिए सरकार के ऊपर भी दबाव और बनेगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में सरकार जब कुछ स्टेट असेंबली इलेक्शन भी हार जाए तो हो सकता है कि फिर वो अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य हो जाए। जी सर, तो इसी उम्मीद के इसी बिंदु पर आज हम लोग अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं। वैसे मेरे पास सवाल अभी और भी थे, लेकिन प्रोफेसर साहब को अभी एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है, और इसलिए हमारी सहमति बनी थी कि हम लोग ये आधे घंटे में बातचीत को समाप्त करेंगे। और मैं अपने वादे के हिसाब से ठीक आधे घंटे पर इस बातचीत को समाप्त कर रहा हूँ। सर, आपको मैं धन्यवाद तो हम लोग हर बार देते हैं, फिर देंगे। ये एक कई बार औपचारिकता महसूस होता है, क्योंकि आप इतनी आसानी से हम लोगों को समय देते हैं और इतनी एक इनलाइटन करने वाली बातें करते हैं कि उसके लिए कोई धन्यवाद हो नहीं सकता है। तो वो फिर हम आपसे जानकारी पाने के लिए और समझ पाने के लिए आपके पास आएंगे, आपसे फिर संपर्क करेंगे। आज आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।